हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। एक और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इनका देख लेते हैं Q2 का रिजल्ट किस तरीके का आया और इन्होंने क्या गाइडेंस दे रखा था, किस रेट पे कंपनी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री है या नहीं है। और उसके बाद लास्टली हम बात करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। तो चलिए, अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 7,200 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं कि भाई ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन-सी होती हैं? इसमें हमें ग्रोथ के लिए क्या-क्या चीज़ें देखना चाहिए? और इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ रेट क्या निकल रही है, जिससे हम कंपेयर कर पाएँ कि ये जो इंडिया शेल्टर ग्रोथ कर रहा है, ये अच्छा ग्रोथ है या बुरा ग्रोथ है? ये धीमा ग्रोथ है या मार्केट शेयर गेन करने वाला ग्रोथ है? तो हमारे पास कोई ना कोई कंपेरेबल मेट्रिक तो होना चाहिए, तो वो मेट्रिक भी निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन-कौन सी होती हैं। तो अगर आप कोई भी कंपनी ऐसा देख रहे हो जो होम लोन कर रहा है बिटवीन द टिकट साइज ऑफ 5 लाख टू 20 लाख और उसका एवरेज टिकट साइज आ रहा है 10 लाख 12 लाख रुपए के आसपास का, तो आपको पता चलेगा वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन जाता है। अब देखो, अगर हम इसमें गौर करने वाले मेट्रिक के बारे में बात करें कि भाई कौन-कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ते टाइम, तो हमें देखना चाहिए कि भाई आपका ब्रांच एक्सपेंशन कितना हो रहा है। और यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखो थोड़ा सा चीज समझते हैं। अगर आप 20 लाख की टिकट साइज का लोन कर रहे हो, तो आप जाके दिल्ली मुंबई बैंगलोर में तो लोन करोगे नहीं, वहां पर तो आपको 20 लाख रुपए में मकान मिलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा रूरल इंडिया में जाओगे, आप टीयर 3 टीयर 4 टीयर 5 सिटीज में जाके पेनिट्रेशन करोगे, वहां जाके आप लोन देने की कोशिश करोगे। तो अगर आप वहां लोन देने की कोशिश करोगे, तो वहां पर कस्टमर इतना ज्यादा टेक सावी नहीं है, तो वो जाके ऑनलाइन फोन से ही सारा का सारा लोन ले ले, अपना केवाईसी कर ले, सारा का सारा काम हो जाए और उसको ब्रांच आने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर हमारे लिए ब्रांच एक्सपेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या क्या देखना है कि ब्रांच एक्सपेंशन किस रेट पे हुआ, एयूएम ग्रोथ क्या आया, एम्प्लॉय एडिशन हुआ या नहीं हुआ, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी अफेक्ट हुई या नहीं हुई, ये सारी चीजें हमें देखते हुए चलना चाहिए। अब फाइनली हम बात करें इंडस्ट्री किस रेट पे ग्रो कर रहा है, जिससे हमारे पास एक मेट्रिक तो बन जाए कि भाई अगर इससे ऊपर का ग्रो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, इससे नीचे का ग्रोथ कर रहा है तो खराब कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक मेट्रिक निकालना पड़ेगा। तो अगर हम सिंपल इन्हीं की मान लें कि आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ रेट भी देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है 20% से 20% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है। और अगर हम बात करें अभी इस क्वार्टर में भी हमने काफी सारी कंपनी देखी है, जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखा, वो 25-26% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है। आवास के बारे में बात करें तो वो भी इसी के आसपास ग्रोथ कर रहा है। होम फर्स्ट के बारे में बात करें तो वो और भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, वो 35-40% के आसपास ग्रो कर रहा है। जो इंडिया शेल्टर है वो भी 35-40% के आसपास ग्रोथ कर रहा है। जो आपका एप्टेस है वो भी 30-35% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। तो पूरा के पूरे सेगमेंट का एवरेज ग्रोथ निकल के आता है 20% के आसपास का। तो अगर ये कंपनी 20% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका मतलब मार्केट शेयर ले रहा है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखा रहा है, काम अच्छा कर रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके ग्रोथ नंबर से शुरुआत कर लेते हैं। अगर हम बात करें एयूएम ग्रोथ की, तो एयूएम ग्रोथ आया 36% का ओवर वाई लेवल एंड 8% का ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, मतलब जबरदस्त पेस पे ग्रोथ आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर ग्रोथ की। उसके बाद अगर हम डिस्बर्समेंट ग्रोथ भी देखने जाएं, तो यहाँ पर डिस्बर्समेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। डिस्बर्समेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिला 30% ओवर वाई लेवल एंड 16% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर ग्रोथ में तो कहीं भी कमी नहीं देखने को मिल रही। अब अगर आपका एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और उसमें ग्रोथ आ रहा है, तो अब आपको क्या क्या देखना है, भाई ब्रांच एक्सपेंशन ठीक से हो जाए, आप कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो, आपका एलटीवी कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने 1 लाख की प्लॉट के बदले 90,000 का लोन कर रखा है या 95,000 का लोन कर रखा है। कहीं पता चले कि वो जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है, जो अंडरलाइंग प्लॉट है, उसका उतना वैल्यू ही ना लेके आपने करेक्ट करेक्ट वैल्यू ही नहीं निकाला, वो आपने तो उसको 1 लाख रुपए का लिख दिया, पता चले वो 50,000 का ही था और आपने उसके ऊपर 95,000 95,000 रुपीज का लोन दे दिया। तो ये सारी चीज देखनी है, एक करके सारी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने 24 नई ब्रांचेस ऐड करी इस क्वार्टर में और अब टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया 260 के आसपास। अब देखो थोड़ी सी गणित लगाने की कोशिश करते हैं हम। आपकी 260 ब्रांचेस हैं, 24 ब्रांचेस आपने ऐड कर रहे हो। आप अगर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी इतनी ब्रांचेस ऐड करते हैं, तो 24 के आसपास अगर आप ब्रांच ऐड कर रहे हो, तो आप रफली रफली 10% के आसपास का ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हो ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो अगर इसको आप एनुअलाइज करने जाओगे, तो आपको पता चलेगा ये 30-35% 40% से भी ज्यादा का ग्रोथ बैठ गया।
थोड़ा-सा कम करें तो आपका 30% के आस-पास का ग्रोथ तो है ही है। आप अगले अगले क्वार्टर में 20 करोगे, 15 करोगे, कुछ भी करोगे तो आप 30% तो साल में बढ़ ही जाओगे। तो अगर आपकी ब्रांचेज़ ही 30% पे बढ़ रही हैं, तो आपका AUM ग्रोथ तो उससे ज़्यादा आ ही जाएगा। देखो ये सिंपल चीज़ है। अगर हम थोड़ा कंज्यूमर कंपनी के टर्म्स में समझने की कोशिश करें, तो जैसे हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखा करते थे ना, तो ये भी बिल्कुल सेम चीज़ है कि भाई आपकी एक एक्जिस्टिंग ब्रांच है, पिछले पिछले साल Q2 में इस ब्रांच ने 100 करोड़ का लोन डिसबर्स किया था। इस बार इस ब्रांच ने 120 करोड़ का लोन डिसबर्स किया। तो 20% तो ग्रोथ आ गई उसी ब्रांच के लोन बुक में। और फिर आपने 2 नई ब्रांचेस भी ऐड कर दी और उन दोनों ने भी 100-100 करोड़ का लोन डिसबर्स कर दिया। तो आपका इतना सारा लोन एडिशन हो गया। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। अगर आप ब्रांच लगातार ऐड कर रहे हो, आपका ब्रांच एक्सपेंशन रेट ही 30-35% के आसपास है, तो उस रेट पे तो आपका AUM आराम से बढ़ जाएगा, कोई आपको तकलीफ ही नहीं आएगी। और ये जो इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है ना, ये वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये जो लो इनकम ग्रुप वाला सेगमेंट है ना, इसको हाउसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और यहाँ पर हाउसिंग की बहुत ज्यादा डिमांड भी है। अब देखो, अगर मैं इनके स्टेट प्रेजेंस के बारे में बात करूं, तो ये लोग 15 स्टेट में प्रेजेंट है। और 15 स्टेट्स में छोड़े कौन कौन से स्टेट, वही नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स छोड़ दिए, और वो सेवन सिस्टर छोड़ दिया, मतलब बिहार छोड़ दिया, कोलकाता, वो वेस्ट बंगाल छोड़ दिया, और आपका आपका जम्मू एंड कश्मीर छोड़ दिया। तो ये सारे स्टेट्स आप जितनी भी कंपनी देखोगे ना जो एक्सपैंड कर रही है, अभी पूरे इंडिया में फैली नहीं है, तो वो सबसे पहले इन्हीं स्टेट्स को छोड़ने की कोशिश करती है कि भाई इनमें नहीं घुसे। क्यों नहीं घुसना चाहती? क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, थोड़ा-सा जो ज्योग्राफी है वो चैलेंजिंग है, थोड़ा-सा जो जो कम्युनिटी है वो उतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है कि मतलब आपको, जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोन करोगे, तो जम्मू कश्मीर में आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वहाँ पर ये लोग जाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप कोई भी ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखोगे ना जो एक्सपेंशन मोड में है, आपको जनरली यही दिखेगा कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उनका होगा साउथ में, मिडल इंडिया में, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। कोई भी ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो ठीक है, इनका भी यही है। अगर मैं इनका बात करूं कि सबसे टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 स्टेट से मिलकर 60% के आसपास का AUM इनका आ जाता है। ठीक है। अब ये धीरे-धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। पहले करीबन 85% के आसपास इन 3 स्टेट से कर रहे थे। अब ये 60% के आसपास इन 3 स्टेट से कर रहे हैं। तो काम सही डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि कस्टमर की प्रोफाइल क्या है। देखो, कुछ-कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करती हैं। कुछ-कुछ कंपनी होती हैं जो सैलरीड कस्टमर को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करती हैं। कुछ-कुछ कंपनी होती है जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो टियर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में जाती हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ को-लेंडिंग के बलबूते अपना AUM ग्रोथ लेके आना चाह रही हैं। तो इस कंपनी का थोड़ा-सा देख लेते हैं क्या है। ये लोग 73% लोन करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाले लोगों को, कि जिसका खुद का धंधा है, जिसने खुद कोई दुकान डाल रखी है, उस लोगों को ये लोग केटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें से भी 70% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, मतलब पहली बार अपना घर खरीद रहे हैं। तो इससे इनको और सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि देखो, अगर वो उसका इकलौता घर होगा, तो इसका मतलब वो अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ उसी घर में रुकेगा, और उसको जब इन्होंने कोलैटरल की तरह ले रखा है, तो उसकी ईएमआई पे वो लास्ट में डिफ़ॉल्ट करेगा, अपने घर की ईएमआई पे सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट करेगा। अब देखो, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, आप कहते हो बिज़नेस लोन हटाओ भई, ऐसी-तैसी करा है तुम्हारा लोन, मैं नहीं भरूँगा ईएमआई, आप बेच दो, जो मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, फैक्ट्री बेचनी है, दुकान बेचनी है, सब बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप घर नहीं बिकने देते जिसकी आपकी फैमिली रह रही है। तो इसलिए इनको एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें एलटीवी की, कि लोन टू वैल्यू रेशियो कितना है, कि भाई अगर आपका एक सपोज 10 लाख रुपए का आपका टोटल टोटल घर है, तो उसमें 10 लाख रुपए में से आप कितना लोन दे देते हो। तो अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो ये लोग 5 लाख रुपए से के आसपास का ही लोन देते हैं, उससे ज्यादा का लोन नहीं देते। तो ये भी बहुत सेफ है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात हमें देखने को मिल नहीं रही। अब अगर हम एसेट क्वालिटी के बारे में, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी और बात कर लेते हैं। इनका एक 7% के आसपास का को-लेंडिंग बुक भी है। को-लेंडिंग बुक में क्या होता है कि आप किसी बड़े बैंक या एनबीएफसी के साथ मिलकर टाई अप में ये लोन प्रोसेस करवाते हो, कि भाई ये होता है कि 100 रुपए में से 20 रुपए आप दे देते हो, 80 रुपए वो दे देता है, बड़ा बैंक या एनबीएफसी दे देता है, और उसके बदले आपको एक फीस इनकम मिल जाती है और थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये बेसिकली मॉडल होता है, बट यहाँ पर इसका कंपोनेंट बहुत छोटा है, सिर्फ 7-8% के आसपास का कंपोनेंट है, तो उस पर ठीक है।
कर रहे हैं, वो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी अच्छा ग्रोथ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। को-लेंडिंग में कोई खराब चीज़ नहीं है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा और आप अपना एयूएम लगातार बढ़ाए जा रहे हो, तो अच्छी चीज़ है। वहाँ पर भी ये लोग अच्छा ग्रोथ लेके आएँगे, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इनके एसेट क्वालिटी के ऊपर। बहुत बेहतरीन एसेट क्वालिटी। अगर मैं बात करूँ तो इनका ग्रॉस एनपीए नंबर है लगभग-लगभग 1.2% के आसपास का, और इनका नेट एनपीए नंबर अगर मैं आपको बताऊँ तो 0.9% के आसपास का। और यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत होती भी नहीं, क्योंकि आपका 100% कोलैटरल बैक्ड है। आपने उसका जो ज़मीन है, जो घर है, जो फ्लैट है, वो तो आपने कोलैटरल रख ही रखा है, तो आपका कोई बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का चांसेस बनता भी नहीं है। अगर आप फिर भी बाल की खाल निकालना चाहो, तो भाई इनका थोड़ा-सा एसेट क्वालिटी खराब हो गया फ्रॉम 1% टू 1.2%, बट इसको हमें दिमाग में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, आपका 100% कोलैटरल बैक्ड है, आपका एलटीवी 52% के आसपास का ही है, आप होम लोन कर रहे हो, और होम लोन में अगर आपका 1.2% के आसपास का आपका ग्रॉस एनपीए नंबर है, तो इससे बेहतर आप क्या ही करोगे? अगर आप एक चीज़ देखो ना कि अगर अगर 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर के पेपर में आप 97 लाए या 98 लाए, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप फिर भी टॉप 1% में आ रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपका आधा नंबर कहाँ गया, आधा नंबर कम आया या आधा नंबर ज़्यादा आया, तो यहाँ पर वही केस है। तो आप 1% के ग्रॉस एनपीए से 1.2% के ग्रॉस एनपीए पे पहुँच रहे हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट हाँ, इसको लगातार ट्रैक ज़रूर करते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये 1.2 से 1.5 पहुँच जाए, फिर 1.5 से 2% पहुँच जाए। बट अभी तो कोई चिंताजनक स्थिति है नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे लेवल्स पे मेंटेन चल रहा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी-सी स्लिपेजेस वगैरह की, तो स्लिपेजेस वगैरह कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी चल रही है। उसके बावजूद कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव ही कर रहा है। फ्रॉम 98% टू 99% कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव कर गया, तो एक और अच्छी चीज़। एक और अच्छी चीज़ के बारे में अगर हम और बात करें, तो हमें पता चलेगा इनको क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिल गया। तो क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड से क्या होता है, थोड़ा-सा ये समझते हैं। तो जैसे आप लोगों का सिबिल स्कोर होता है ना, कि जैसे आप आपके सिबिल स्कोर से पता चलता है कि आप कितने अच्छे कस्टमर हो बैंक के लिए। तो अगर आपका सिबिल स्कोर ऊँचा होगा, तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट पे लोन देगा। अगर सिबिल स्कोर नीचा होगा, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ये क्रेडिट रेटिंग जो है ना, ये एक कंपनी का सिबिल स्कोर है, इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग ऊँचा है, कंपनी का सिबिल स्कोर ऊँचा है, तो कंपनी को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, ये है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी। तो एनबीएफसी के पास कोई कासा अकाउंट्स तो होते ही नहीं, तो उसको किसी ना किसी बैंक से बोरो करना पड़ेगा, बॉन्ड उठाना पड़ेगा, एनएचबी से उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको दिखाना पड़ता है कि भाई हम कितने क्रेडिबल हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग क्या है। तो अगर क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलता है, तो उससे क्या होता है, इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ जाता है। वो कहते हैं देखो, अब मैं इतना ज्यादा सिक्योर्ड हूँ, अब मेरा सिबिल स्कोर इतना अच्छा हो गया है कि आपको मेरा इंटरेस्ट रेट घटा देना चाहिए। तो अगर कोई भी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिलता है ना, तो सीधा सीधा उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो जाती है और स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है। तो इस बार हमें वो भी देखने को मिला, इनका स्प्रेड इंक्रीज हो गया फ्रॉम 5.8% टू 6.1% ओवर अ वाई वाई लेवल। तो ये भी बहुत अच्छी चीज थी, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग मेंटेन रही, और उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको एक रेटिंग अपग्रेड मिल गया, और अब इंटरेस्ट रेट कट आने वाले हैं, तो आप पूरा पूरा का पूरा इस्तेमाल करोगे इंटरेस्ट रेट कट का, जिससे आपका एक्सपेंशन हो आपके स्प्रेड में। नहीं तो आप और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव लोन देने में तो उसको ट्राई करोगे ही करोगे, तो आपका एयूएम ग्रोथ में कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा लोन बुक सेगमेंटेशन समझने जाए, तो पहले तो 100% सिक्योर लोन बुक है, इसमें से 59% लोन बुक हमारे जाता है होम लोन की तरफ, 41% हमारा जाता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये भी चीज हमें समझना चाहिए। और अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बात करें, तो 53% आता है टीयर 3 सिटी से, 37% आता है टीयर 2 सिटी से। ये चीज भी हमने समझ ली। अब आ जाते हैं फाइनली नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बाय 36% ओवर अ वाई वाई लेवल। इनका नेट टोटल इनकम बढ़ा बाय 43% ओवर अ वाई वाई लेवल। तो बहुत बढ़िया बात। अब देखो, 43% को पकड़ के चलना है, और 43% से देखते हैं कहां कहां पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा बाय 83%। तो देखो, टोटल इनकम बढ़ा बाय 43%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया बाय 83%। इसका मतलब क्या हुआ, आपको केपेक्स पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी लेके आए, तो बहुत बेहतरीन बात। 83% के आसपास से आपका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गया। और पैट के बारे में बात करें, तो पैट बढ़ गया बाय 50%, और भी ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला।
36% का ईवीएम ग्रोथ, 50% का पैट में ग्रोथ। बहुत बढ़िया बात, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही। अगर हम क्रेडिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया फ्रॉम 1% टू 1.2%। वो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। अभी भी पैट ग्रोथ 50% के आसपास का आ रहा है और बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करके रख रखी है। आप हर मेट्रिक में देखोगे तो आपको इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा। आप इनका आरओए देखो, इनका आरओए बढ़ गया फ्रॉम 5.1% टू 5.6%। इनका आरओई बढ़ गया फ्रॉम 14% टू 15%। और बहुत अच्छी बात क्या है, कंपनी बहुत ज्यादा लेवरेज अभी है ही नहीं। एक फाइनेंस कंपनी इतना कम लेवरेज के बाद इतना अच्छा आरओई निकाल के आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक एनबीएफसी कंपनी 7 to 8 टाइम्स लेवरेज तक जा सकता है। अभी करंटली ये 2.7 टाइम्स लेवरेज है। अभी कुछ 6-7 महीने 8 महीने पहले इन्होंने क्यूआईपी किया था, मतलब पैसा उठाया था जिससे इनका लेवरेज कम हो गया था। पहले 4 टाइम्स के आसपास लेवरेज थे, अब ये 4 टाइम्स से गिर के 2.5 टाइम्स 2.7 टाइम्स लेवरेज तक आ गए। तो 2.7 टाइम्स लेवरेज से ये वापस 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स लेवरेज तक जा सकते हैं। तो अब देखो, सिंपल फॉर्मूला डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आरओई क्या है? आरओई आरओए इंटू लेवरेज। अब अगर आपका आरओए सपोज कांस्टेंट भी रहता है और आपका लेवरेज बढ़ता जा रहा है कि भाई अगर हम अज्यूम कर रहे हैं चलो 5 टाइम्स लेवरेज ही पहुंच जाएंगे, तो 2.5 से अगर आप 5 टाइम्स लेवरेज पहुंचे तो आपका लेवरेज डबल हो गया। यहाँ से लेवरेज डबल होने का मतलब क्या है? आपका आरओई डबल हो गया, क्योंकि आरओई क्या है? आरओई इंटू लेवरेज। अगर लेवरेज डबल हुआ, लेवरेज को आप इंटू 2 करोगे तो आपको आरओई भी इंटू 2 हो जाएगा ना। तो बहुत सिंपल सी गणित है कि ये अपने आरओई को आराम से 28% के आसपास ले जा सकते हैं, जो अभी 15 के आसपास घूम रहा है। तो बहुत स्कोप है और बहुत अच्छा कंपनी है ये। अच्छी रेट पे ग्रो करता है, एसेट क्वालिटी अच्छा मेंटेन करके चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। इसमें आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा गाइडेंस है, मैनेजमेंट अच्छा है, आप इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकते। और उसके बाद अगर हम फाइनली वैल्यूएशन के ऊपर चर्चा करें तो 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक बिक रहा है। अब देखो, अब बजाज फाइनेंस वाला मेरा वीडियो जाके देखना। बजाज फाइनेंस आपको मिल रहा है रफली रफली 9.5 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। तो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आपको एक कंपनी मिल रहा है जो 25-26% का ग्रोथ कर रहा है। और उसी सेम सेगमेंट में, सेम सेक्टर में ऑलमोस्ट सिमिलर सा कंपनी है जो अपनी लोन बुक को ग्रो कर रहा है बाय 36-37% के आसपास। अब देखो, वो वाली गणित मत लगाओ कि भाई उसका बेस कितना बड़ा है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है, ये 7,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है। हमें मतलब है ग्रोथ से, हमें आपके बेस इफेक्ट से मतलब ही नहीं है। आपका बेस बड़ा हो रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, शेयर होल्डर की प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज समझ के चलना पड़ेगा हमें। अगर आपका बेस छोटा है, आपको बेस पे बेस की वजह से बेस इफेक्ट का फायदा मिल रहा है, तो हमें एज अ शेयर होल्डर मेरे को भी आपके साथ रह के फायदा ही मिलेगा। क्योंकि अगर मैं भी छोटे बेस पे ग्रो करूंगा तो मेरे मेरे पास भी तो ज्यादा ही फायदा है ना। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ फिगर्स देखना है कि भाई ग्रोथ कितना आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा कंपनी है जो 2.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आपको ग्रोथ लाके दे रहा है 36-37% के आसपास का। तो अब आपको खुद ही दिमाग लगाना है कि कौन सा कंपनी सस्ता है। और देखो, उस वीडियो पे मेरे को बहुत सारा लॉजिक मिल रहा था कि भाई आपको नहीं लगता कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है वो ओवर वैल्यूड नहीं है, जो बाकी सारी कंपनी है वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है और वो वैल्यूएशन मैच कर देंगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। तो थोड़ा सा गणित समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जिसका प्राइस टू बुक एक्सपेंशन अब नहीं होगा, वो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे बैठा है, तो वो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक रहेगा। देखो, अज्यूमिंग कि वो फेयर वैल्यूएशन है, देखो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट एक बार के लिए अगर हम अज्यूम कर भी लें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो 10 टाइम्स प्राइस टू बुक है वो जस्टिफाइड है और पूरे का पूरा इंडस्ट्री पहुंच जाना चाहिए, अगर अच्छी कंपनी है तो पहुंच जाना चाहिए 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा कहां बनेगा, एक ऐसी कंपनी पे जो ऑलरेडी 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है और वो वहीं पड़ा रहेगा, या एक ऐसी कंपनी में जो 3 टाइम्स प्राइस टू बुक से 10 टाइम्स प्राइस टू बुक पे जाएगा। तो ये चीज आपको सोचनी है। तो आपको एक ज्यादा ग्रोथ करने वाला कंपनी मिल रहा है सस्ते भाव पे, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए वो आपके ऊपर है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।